मुझे शहर की जिंदगी बहुत पसंद थी। बुक स्टोर में मेरी जॉब अच्छी थी, मेरे अच्छे दोस्त थे, लाइफ मजे में थी। एक मंगलवार सब कुछ बदल गया। एक मंगलवार सब कुछ बदल गया। निधि डाक से लेटर छांट रही थी। बिल, फालतू के लेटर, तभी एक सादा भूरा पैकेज, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, अजीब। मुझे पैकेज पहचान में नहीं आया, लेकिन उत्सुकता मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने उसे खोला। अंदर टिश्यू पेपर में एक पुरानी तस्वीर थी। मेरी रूह कांप गई। उसकी रूह कांप गई। फोटो बहुत ही डरावनी थी। यह एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी जो समय के साथ और भी भयानक हो गई थी। एक जवान लड़की निधि को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उसकी आंखें काली, गहरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें निधि की आत्मा को देख रही हों। उसने एक चीनी मिट्टी की गुड़िया पकड़ी हुई थी। गुड़िया भी उतनी ही डरावनी थी जितनी वो लड़की। फोटो पलटने पर निधि को एक हाथ से लिखा नोट दिखा। नोट पर कुछ लिखा हुआ था जो और भी रहस्यमय था। कांपते हाथों से लिखे बस 3 शब्द, वो तुम्हें याद रखती है। वो तुम्हें याद रखती है। ये शब्द निधि के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। निधि का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये लड़की कौन थी और उसे क्या याद था? निधि के मन में कई सवाल उठ रहे थे। बेचैनी की एक लहर ने उसे घेर लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। फोटो निधि के दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो बार बार उस लड़की की आंखों के बारे में सोच रही थी। लड़की की डरावनी आंखें हर जगह उसका पीछा कर रही थी। निधि को ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उसे हर जगह देख रही हो। उसने भूलने की कोशिश की, लेकिन डर बना रहा। वो जितना भूलने की कोशिश करती उतना ही डर बढ़ता जाता। निधि ने फोटो किसी को दिखाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद कोई इस रहस्य को सुलझा सके। शायद कोई लड़की को पहचानता हो, या शायद कोई उस लिखावट को पहचान सके, या लिखावट को। उसे जवाब चाहिए थे। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। उसने अपना फोन निकाला और अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को फोन किया। माया ही उसकी मदद कर सकती थी। तुम्हें यकीन है कि यह कोई मजाक नहीं है? बच्चे ऐसा करते रहते हैं। निधि को यकीन नहीं हुआ। यह अलग लग रहा था, यह खतरनाक लग रहा था। मैं पुलिस को बताने जा रही हूँ। उसे मदद की जरूरत थी, भले ही माया को उसकी बात पर यकीन न हो। पुलिस स्टेशन पर ऑफिसर शर्मा ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उन्होंने फोटो और नोट की जांच की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं आया। हम पता करेंगे, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कांपते हाथों से मैंने पैकेज खोला। निधि को तसल्ली नहीं हुई। वह स्टेशन से और भी अकेला महसूस करते हुए चली गई। अगले दिन एक और पैकेज आया। यह वाला बड़ा और भारी था। निधि घबरा गई। वह बिना किसी शक के जानती थी कि यह फोटो से जुड़ा है। पैकेज के अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक था। यह संदूक बहुत ही रहस्यमय लग रहा था, जैसे इसमें कई कहानियां छुपी हों। यह बंद था, लकड़ी गहरे रंग की थी और समय के साथ घिस गई थी। संदूक पर कई खरोंचें थीं जो इसके लंबे सफर की गवाही दे रही थी, और उसमें से पुरानी भूली हुई चीज जैसी गंध आ रही थी। ये गंध जैसे किसी पुराने समय की याद दिला रही थी, जैसे यह संदूक किसी पुराने घर के अटारी से निकला हो। ताले से जूझते हुए मैं आखिरकार उसे खोलने में कामयाब रही। ताला बहुत ही जटिल था, जैसे इसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो ताकि कोई इसे आसानी से न खोल सके। अंदर मुझे पीले पड़े पत्रों का ढेर, एक बच्चे की गुड़िया और कुछ और पुरानी चीजें मिली। ये चीजें जैसे किसी की यादों का खजाना थी, और चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी मिली। डायरी बहुत ही पुरानी लग रही थी, जैसे इसमें किसी की पूरी जिंदगी की कहानी लिखी हो। डायरी के पन्ने पलटते ही उसमें से आवाज आई। ये आवाज जैसे किसी पुराने समय की गूंज थी जो अब भी इस डायरी में कैद थी। लिखावट सुंदर थी, जो दशकों पहले शहर के जीवन के बारे में जानकारियों से भरी थी। हर पन्ने पर एक नई कहानी थी जो उस समय के जीवन की झलक दिखा रही थी। और फिर मेरा खून ठंडा पड़ गया। जैसे ही मैंने एक खास पन्ना पढ़ा, मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। डायरी में एक जवान लड़की के गायब होने का जिक्र था। यह लड़की अचानक गायब हो गई थी और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चुभने वाली आंखों वाली एक लड़की जो अपनी चीनी मिट्टी की गुड़िया से प्यार करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक अजीबोगरीब चीजें होने लगी। आधी रात को फुसफुसाहट, उसकी आंखों के कोने में परछाई हिलती हुई। निधि को अपने अपार्टमेंट में एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसे देख रही थी। मैंने ऑफिसर शर्मा को फिर से फोन किया। मेरी आवाज कांप रही थी।
डायरी, मैंने हाँफते हुए कहा। यह एक लापता लड़की से जुड़ी है। मुझे पता है कि मैं खतरे में हूँ। इस बार मैंने ध्यान से सुना। मैंने आगे जांच करने का वादा किया। पुलिस ने निधि के अपार्टमेंट के बाहर कैमरे लगवाए। उन्होंने उसे कहा कि वह सामान्य व्यवहार करे, उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करने का इंतजार करे। दिन रात में बदलते गए, हर एक पिछले से लंबा होता गया। निधि को अपने ही घर में कैदी होने का एहसास हो रहा था। डर ही उसका एकमात्र साथी था। आखिरकार एक बरसात की शाम को फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। ये एक कर्कश आवाज थी, भारी और धीमी। आपको संदूक नहीं खोलना चाहिए था, आवाज फुसफुसाई। अब वह तुम्हारे लिए आ रही है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन वे अंततः उस स्थान का पता लगाने में सफल रहे जहां से कॉल की गई थी। वे शहर के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण घर में पहुंचे। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था और अब खंडहर में बदल चुका था। अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, कमजोर और भ्रमित। वह महिला बहुत डरी हुई लग रही थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने जो किया वह गलत था और मुझे इसका पछतावा है। मैं लापता लड़की की बहन थी। मेरी बहन के गायब होने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने अपनी बहन के लापता होने का दोष निधि के परिवार पर मढ़ दिया, हालांकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने उन्हें गलत तरीके से फंसाया। मैं निधि को डराना चाहती थी, उसे वही दर्द और डर महसूस कराना चाहती थी जो मेरी बहन ने महसूस किया था। ये मेरी बदले की भावना थी। उसे वही डर महसूस कराना चाहती थी जो मेरी बहन ने महसूस किया था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। निधि सुरक्षित थी।